हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक जैन व्यू। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मार्च एंडिंग में क्या क्या हम अपने बुक्स को रिकॉर्ड करते हैं। मार्च के महीने में हम पे क्यों इतना प्रेशर होता है, आखिरकार कंपनियों पे इतनी बर्डन क्या होता है मार्च के ऊपर कि उनको मार्च में ही उस काम को सॉर्ट आउट करना पड़ता है, नहीं तो बाद में आती है दिक्कतें। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ और पूरी देखिए और समझिए कि क्या मार्च के महीने में हमें ये करना ज़रूरी है नहीं, और नहीं करेंगे तो क्या पेनल्टी लगेगी और क्या हमारा घाटा होगा। आइए देखते हैं। जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो दोस्तों है मार्च एंडिंग वर्क। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कंप्लायंसेस। मार्च के महीने में हम पर क्या ऐसी बर्डन होता है जो हमें मार्च के महीने में उसे पूरा करना होता है कि आने वाले हमें ईयर में जो हम अपनी इनकम टैक्स फाइल करते हैं, टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ रिटर्न हम फाइल करते हैं, उसका हमें मार्च में ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो समझेंगे बिल्कुल ध्यान से और नोट करेंगे एक एक पॉइंट को जो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कंपनियों के लिए भी इंडिविजुअल एचयूएफ सभी इसमें इंक्लूड है। जी हाँ, सभी इसमें इंक्लूड हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, एओपी हो, बीओआई हो, फर्म हो, एलएलपी हो, कंपनी हो, अदर। ठीक है, सभी इसमें शामिल हैं जो अपनी मार्च की बुक्स को मार्च में ही एडजस्ट करेंगे आने वाले साल की रिटर्न को फाइल करने से पहले पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा ईयर है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर पीरियड की, जो है हमारा अप्रैल टू मार्च, जो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और हमारा खत्म हो जाता है दोस्तों 31 मार्च को। ये हमारा है, गुजरात में एक कहावत है, हम बेसिकली अपना न्यू ईयर बनाते हैं 1 जनवरी को। ठीक है ना, 2025 में मनाया ना हमने। गुजरात में 1 अप्रैल को बनता है न्यू ईयर। गुजरात के अंदर 1 अप्रैल को बनता है न्यू ईयर। जो मेरे गुजरात के दर्शक देख रहे हैं वीडियो, मेरे स्टूडेंट, वो कमेंट करके बताएंगे क्या ये बात सही है या गलत है। भाई अप्रैल में बनाते नहीं बनाते गुजराती, कई सारे दोस्त हैं गुजराती। तो हम अपने टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, जो हमारी ऑडिट होगी, जो हमारी टैक्स रिटर्न होगी, ठीक है, किससे फाइंड आउट होगी दोस्तों? वो फाइंड आउट होगी हमारी इस पीरियड के ट्रांजेक्शन को। ठीक है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, जो भी हमने ट्रांजेक्शन करी है। ठीक है ना, जैसे पानीपुरी वाले को नोटिस आया था तो उसने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करी अपनी। ठीक है, मेरी एक वीडियो और है पानीपुरी वाली को, जिसमें 40 लाख से एक्सीड उसकी हो गई है रिसीट, तो उसको ऊपर नोटिस जो आया है ना वो यूं ही आया कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करती भैया ने। तो मार्च के महीने में जो हम अपनी एडजस्टमेंट करते हैं उसका हमारा जो बेनिफिट होता है वो हमारी आरटीआर के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, जीएसटी के टर्नओवर पे उसका भी इफेक्ट पड़ता है, टीडीएस की रिटर्न पे उसका इफेक्ट पड़ता है। कंपनी जो अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करती हैं उसका जो वो टीडीएस काटती हैं, डिडक्ट करती हैं, उसका भी उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है हमारा। ठीक है ना, समझेंगे पूरी वीडियो में, बिल्कुल इत्मीनान से समझेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करके समझाऊंगा आपको। ठीक है,
ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, जो हम फाइल करेंगे अपनी, जैसे अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, ठीक है। जो ये वीडियो है ना, ये आने वाले कई साल तक काम करेगी। ये तो एक एग्जांपल दिया है मैंने 50-51 का फाइनेंशियल ईयर का, कई साल तक चलेगी वीडियो ये। जो ये मार्च के काम है हमारे, ये वर्क हमारे जो मार्च के, ये हमें हर साल करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो कई सारे मेरे फ्रेंड सर्कल थे, वो कहते थे सर ये हमें मार्च में क्या काम करना होता है, हमें अप्रैल में बड़ी दिक्कत आती है, जून जुलाई में हम जब अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तब दिक्कत आती है। कंपनी सैलरी तो रिलीज कर देती है, लेकिन उनके प्रूफ नहीं मांगती। भाई किसी कंपनी ने, उसके पास 15 एम्प्लॉई हैं, 15 एम्प्लॉय में से उन्होंने उनकी सेविंग शुरू में एस्टिमेटेड बेसिस के ऊपर टीडीएस काट दिया कंपनी ने। अब वो अप्रैल से लेकर के जनवरी फरवरी तक चल रहा है, पूरे साल का 10 महीने हो गए, लेकिन फरवरी मार्च में क्यों इतना हाथ तंग हो जाता है एम्प्लॉय होगा। भाई फरवरी मार्च के महीने में हाथ, एम्प्लॉय बोलते हैं ना, ये हमारा हाथ टाइट चल रहा है, शॉर्टेज चल रही है, खर्चे कम करेंगे, वहां पे करना है, वहां पेमेंट करनी है, टीडीएस की, टैक्स की पेमेंट करनी है। वो क्यों होती है? वो यूं होती है। बहुत सी कंपनियां भूल जाती हैं, क्यों? क्योंकि उनके एस्टिमेटेड बेस के ऊपर वो अपने टीडीएस तो वर्किंग कर लेते हैं पेरोल के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। मैं उन सभी कंपनियों से भी कहना चाहूंगा जो जिनके एचआर वर्किंग कर रहे हैं, वो एक बार अपनी सैलरी वाले जो पर्सन हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनकी सेविंग के एक बार प्रूफ मंगा लें कि क्या उन्होंने ये एक्चुअल में सेविंग कर भी रखी है, नहीं कर रखी। अगर नहीं कर रखी है तो फिर टीडीएस बढ़ जाएगा, और टीडीएस जब बढ़ जाएगा तो फरवरी मार्च हमारे पास महीना रह गया। अभी जनवरी महीना चल रहा है, जनवरी 2025, फरवरी 2025 में, और मार्च की पेमेंट फरवरी की मार्च में होगी, मार्च की अप्रैल में होगी। तो 2 महीने रह गए हमारे पास, कंपनीज के पास। तो उन 2 महीनों के अंदर हमें अपनी पेमेंट करनी है। मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा बात, एग्जाम्पल समझ लो आप। भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंपनियों के ऊपर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भाई एक कंपनी है, ठीक है ना, कंपनी है ये, ठीक है, XYZ लिमिटेड, ठीक है। ये क्या करती है? सैलरी पे करती है, सैलरी पे करती है एम्प्लॉय को, ठीक है ना। सैलरी पे करती है और टीडीएस काट लेती है। जिसका टीडीएस कटता होगा, एक्सीड दी मिनिमम एग्जेम्पशन, जो MEL होती है हमारी, मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर जिसकी सैलरी होती है, उन एम्प्लॉयज का टीडीएस कटता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं ठीक है ना, मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मिस्टर बी है, ठीक है ना, ये सैलरी अर्न करते हैं XYZ लिमिटेड से, ठीक है। मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनको सैलरी मिलती है सपोज 15 लाख रुपए, ठीक है। 15 लाख रुपए इनको मिलती है, पूरे साल में इनको 15 लाख सैलरी मिलेगी इस 24-25 में, ठीक है ना। अभी हम जनवरी 2025 में खड़े हुए, फरवरी में मिलेगी, मार्च में मिलेगी। अभी हमने एक एस्टिमेट बना लिया कि इस कंपनी ने इसको, मिस्टर बी को, इस साल में इतनी सैलरी देनी, ठीक है ना। अब इन्होंने अप्रैल के अंदर एस्टिमेट कर लिया, अप्रैल 2024 में, जब अप्रैल 2024 के अंदर इसने मिस्टर बी ने कंपनी को एस्टिमेटेड बेसिस पर टीडीएस की गणना, टीडीएस की वो दे दी, टीडीएस काटने के लिए क्या दे दिया? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दे दिया, ठीक है ना। जैसे होती है ना, सेविंग होती है एटीसी के अंदर,
तो मान के चलेंगे ना 1.5 लाख रुपए की पूरी देती है, ठीक है ना, डिडक्शन 1.5 लाख रुपए की पूरी दे देती है अप्रैल के अंदर कि भाई मैं 1.5 लाख रुपए की इस साल में सेविंग और इन्वेस्टमेंट करूंगा ही करूंगा। तो वो इसने दे दी 13,50,000 रुपए इसकी क्या गई, बस ये इसकी इनकम थी। इनकम कहाँ चला गया, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। अब मान के यह डिडक्शन है, ठीक है ना, अंडर सेक्शन हमारा सेक्शन है ये 80 चैप्टर 6 है, ठीक है। बेसिकली अब ये रेट हो गया, ठीक है। तो मान के चल लेंगे कि हमारी ये जब ये इनकम आई है, ठीक है ना, भाई इसकी ये सैलरी थी मिस्टर बी की, इसने 1.5 लाख रुपए डिडक्शन डिडक्शन लेने के बाद इसकी ये इनकम आ गई। अब सपोज कर लेंगे 20% का टैक्स लग गया, ठीक है ना, एक फर्ज कर लेंगे 20% का टैक्स लग गया, ठीक है ना। अब 20% का टैक्स लगने के बाद इसका टैक्स बनता है 2,70,000 रुपए। टैक्स कितना आ गया इसका, इस इनकम के ऊपर 2,70,000 रुपए का टैक्स आ गया, ठीक है। 2,70,000 रुपए का जो टैक्स आया है वो 12 महीने में हर महीने कट कट के आएगा टीडीएस के तौर पर। इसकी सैलरी स्लिप में सभी सैलरी स्लिप मिलती है ना मिस्टर बी को, जो सैलरी मिलती है इधर होती है ना, इनकम होती है, भाई बेसिक हो गई 15 लाख रुपए, ठीक है ना, और इसकी डिडक्शन हो गई जो भी थी। अब जो इसका जो टीडीएस यहाँ कटता है ना, टीडीएस कटता है, पीएफ कटता है, ईएसआई कटता है, वो सब यहाँ कट कटा करके यहाँ ग्रोस आ जाती है सैलरी, ठीक है ना। सैलरी तो यही रहेगी और जो नेट पे मिलती है वो यही मिलेगी कटने के बाद 13,50, ठीक है। यहाँ सैलरी आ गई, लेकिन ग्रोस तो यहाँ आएगी ना पहले, तो मैं वो आपको समझा रहा था। तो 270 जो सैलरी है इसकी, वो 270 जो टैक्स है इसका, वो 12 महीने में डिडक्ट होगा, ठीक है ना। हर महीने कितना जाएगा 22,500, हर महीने इसका डेढ़ कितना कटेगा 22,500। अब ये अप्रैल से लेकर के चल रही है, जनवरी आ गया, अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक 22,500 के हिसाब से ही कट लिया भाई टीडीएस, ठीक है नहीं। कितना कट गया 2,25,000 रुपए। अब कंपनी के एचआर ने देख ली मेरी वीडियो, उसने कहा भाई प्रूफ मंगा लो। उसने क्या कहा, प्रूफ। प्रूफ मंगा लो जी। मतलब इसने प्रूफ पेश करे ना मिस्टर बी ने, तो डिडक्शन इसकी कम बैठी, 1,30,000 की बैठी डिडक्शन, 1,20,000 रुपए की। 15 लाख की इसकी इनकम थी, 1,20,000 रुपए की खाली डिडक्शन बैठी, जो इसने क्या करी थी एक्चुअल पेड, ठीक है ना। जो एक्चुअल में पेमेंट करी थी ना उसने 1,20,000 की करी थी। अब ये खुद आईटीआर फाइल करता है अपनी मिस्टर बी सेल्फ बेसिस पर, इसकी बात कर रहा हूँ। अब इसकी इनकम कितनी आ रही दोस्तों 13,80,000 रुपए, वहां कितनी आ रही थी 13,50,000 रुपए। टैक्स कितने पे कट रहा है 13,50,000 रुपए, 20% के हिसाब से फर्ज कर लिया। अभी हमने सिलेब रेट हम एक तरफ को अभी कर देते हैं। इसकी इनकम कितनी बढ़ गई 30,000 बढ़ गई। अब इसके ऊपर सपोज टैक्स लग गया वही 20%, ठीक है ना, 2,76,000 रुपए। 30,000 इनकम बढ़ी है, 6,000 रुपए टैक्स बढ़ गया। फरवरी मार्च के महीने में कितनी कितनी आएगी 3,3,000 रुपए, ठीक है।
अब ये इसका टैक्स आ गया, ठीक है। पेड कितना कर दिया हमने अब तक? 2,25,000 रुपये। 2,25,000 रुपये करा था ना इनने। कितनी आ गया लाइबिलिटी? 51,000 रुपये, ठीक है। वहां कितनी आ रही थी भाई? यहाँ के हिसाब से तो खाली ये आ रही थी ना, हमें फरवरी में करना है 22,500, मार्च में करना है 22,500, कितनी आ रही थी? 45,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ के हिसाब से कितनी आ रही है? 51,000 रुपये। भाई 51,000 रुपये यहाँ आ रही है एक्चुअल पेड होने के बाद, और जो एस्टिमेट बेस था, ये एस्टिमेट बेसिस के ऊपर यहाँ से कितना आ रहा है? 45,000 रुपये। कितना आ गया? 6,000 रुपये शॉर्ट आ गया भाई, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? अब सुनो, फरवरी में 22,500 प्लस 3,000, मार्च में 22,500 प्लस 3,000, ठीक है। ये टीडीएस कटेगा इसका 25,500, 25,500, ठीक है। ये टीडीएस कटेगा इसका। और जब मिस्टर बी अपनी फाइल करेंगे आईटीआर, अगर आपको अपनी एक्सपर्ट के थ्रू या किसी प्रोफेशनल से अपनी आईटीआर फाइल करानी है तो आप मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जब मिस्टर बी अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो ये अब इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। और अगर ये इस हिसाब से कर देते फिर इन्हें जुलाई में दिक्कत आ जाती, और कंपनी के ऊपर भी आया था दुष्परिणाम। भाई कंपनी ने सैलरी दी, प्रूफ क्यों चेक नहीं करे? बहुत जरूरी है प्रूफ चेक करना एम्प्लॉइज का। उसी क्षेत्र उसी स्टेट में रह रहे हैं और एचआरए भी क्लेम कर रहे हैं, अपना खुद का घर भी। तो ये चीजें देखी जाती हैं। 1,00,000 रुपए से ऊपर रेंट पे कर रहे हैं तो पैन नंबर नहीं दिया लैंडलॉर्ड का। वैसे तो अब सॉफ्टवेयर के अंदर चीजें मांगता है, जब तक ना तो जब तक लेता नहीं है। फिलहाल ही छोटा सा टॉपिक था, एग्जाम्पल था, जो कि मिस्टर भी अपनी सैलरी अर्न कर रहे थे कंपनी से और उन्होंने टीडीएस अपने एस्टिमेट बेस पे कटवा रखा था, लेकिन 6,000 रुपये की लाइबिलिटी उनकी और बन गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर कम करा था टीडीएस डिडक्शन। ये डिडक्शन है इनकी एफटीसी की, जो कहते हैं ना, एम्प्लॉय की सैलरी तो बढ़ती रहती है बेचारों की, लेकिन वो यूँ कहते हैं कि भाई हमारा टैक्स क्यों बढ़ रहा है? टैक्स यूँ बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने जो इतनी छूट दे रही है उतनी तो लोगे भाई, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर। इसे नोट करो आप, ठीक है ना। फिर मैं आपको कुछ और पॉइंट भी बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी होंगे। कंपनियों के ऊपर अभी 2 महीने रह गए भाई। फरवरी की पेमेंट मार्च में करेगी, मार्च की पेमेंट अप्रैल में करेगी, तो यहीं पर ही काट ले टीडीएस, ताकि बाद में कंपनी को अपनी टीडीएस की फाइलिंग में Q4 की जब रिटर्न फाइल करेगा कंपनी करेगी जनवरी फरवरी मार्च की, तो उसके अंदर अभी से वर्किंग करती हुई चलेगी कंपनी, तो ताकि उसको टीडीएस की रिटर्न में कोई भी दिक्कत ना आए। नोट करिए आप। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। और ऐसे कई सारे एम्प्लॉय होंगे मिस्टर बी की तरह जो अपनी सैलरी तो प्राप्त कर रहे हैं कंपनी से, एस्टिमेट बेसिस के ऊपर उन्होंने डिडक्शन भी ले रखी है, लेकिन जब वो खुद अपनी आईटीआर फाइल करते हैं ना तो उनका खुद का भी शॉर्ट आ जाता है और कंपनी पे भी। लेकिन जब उनका खुद का आईटीआर का शॉर्ट आ जाता है ना जुलाई के महीने में, फिर कंपनी को फिर वो कहते हैं कि भाई हमारा इतना काटना चाहिए था ये और वो, तो कंपनी बार बार अपनी टीडीएस की रिटर्न रिवाइज करे, इससे अच्छा पहले ही कर ले, ठीक है ना। एक आध गलती हो जाती है भाई, कुछ कम हो गया अमाउंट, लेकिन ये बिना प्रूफ के ऊपर टीडीएस काट देना ये बहुत ही छोटे वाली बात है, ठीक है ना। ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा मामला। अब आपको कुछ पॉइंट में लिख देता हूँ जो मार्च के महीने में वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपनी खुद की आईटीआर फाइल करें। और अगर आपको प्रोफेशनल के थ्रू आईटीआर फाइल करवानी है अपनी टीडीएस जीएसटी टीडीएस पेरोल वर्किंग किसी भी कंपनी को, तो मैं हूँ एडवोकेट नदीम।
ठीक है ना। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करें ताकि पूरा भारत टैक्स कंप्लायंसेस को फॉलो करे और मार्च के महीने में कंगली ना आए। ठीक है ना। शुरू में ही अपनी एडजस्टमेंट करते हुए चलें ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना। ठीक है ना। ये मेरा नंबर है। कोई भी आपको सर्विस लेनी है रीजनेबल पर तो वो आप कर सकते हैं। ITR हो गई, GST हो गई, TDS, PF, PSI, अकाउंटिंग, ठीक है ना, बैलेंस शीट, ठीक है ना, DGFT, अदर कंप्लायंसेस। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ मेन टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है मार्च के महीने के अंदर अंदर। इम्पोर्टेंट वर्क। ठीक है। नंबर 1 कैलकुलेट कर लेंगे भाई, लेवल ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है ना। ये सब का कब का काम हो रही है? ये मार्च मंथ का। ठीक है, मार्च मंथ में काम कर रहे हैं सारे ये। ठीक है ना। कैलकुलेट टेबल ऑफ इनकम टैक्स कर लेंगे। सेकंड, इसका मतलब ये है जो मार्च में अपनी वर्किंग कर लेंगे टैक्स की, सेविंग की, और जो कंपनी में नहीं है जो खुद का सेल बिजनेस करते हैं वो भी कर लेंगे मार्च के अंदर ही। मेक इन्वेस्टमेंट टू सेव टैक्स, जो अपना टैक्स की पेमेंट है उसको सेव कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब आपकी क्या सेविंग है वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ठीक है ना। मैनेज मैनेज फिजिकल इन्वेंट्री, स्टॉक और फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। ठीक है ना। मार्च में कर लें भाई कितनी कितनी स्टॉक रह गया है। ठीक है ना, कितना माल खड़ा हुआ है आपके बुक्स में। भाई बैलेंस शीट होती है ना अपनी, उसके अंदर आता है ना स्टॉक एसेट साइड में, वो देख लें कितना है 31 मार्च में। ठीक है, या कोई सा भी हो सकता है, मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो चलती रहेगी यूट्यूब पे 50 साल तक, 100 साल तक चल सकती है। परचेज ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है ना, जो हम अपनी कैपिटलाइज कर लेते हैं एसेट्स को, किसी को हम 1 साल के अंदर ही उसको खत्म राइट ऑफ कर देते हैं, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हैं। अच्छा, एक इसमें एक टॉपिक और है, जैसे हमने कोई पेमेंट करी, कोई आइटम बाय करी हमने अपनी कंपनी के लिए। ठीक है ना, तो उसका जो बहुत से होते हैं ना, वो डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लेते हैं और ITC भी क्लेम कर लेते हैं। सपोज किसी सामान की वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल ये है AC। ठीक है,
एसी लाए, वही एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसका एचआर जो है, जो भी इनके एक्सपेंसेस बुक करते हैं, एसी लेकर आ गए 50,000 रुपये का। ठीक है, सपोज कर लो इस पे था 10,000 रुपये का जीएसटी, इसकी वैल्यू है भाई 60,000 रुपये। ठीक है, अब ये इन्होंने इनपुट क्लेम कर लिया जीएसटी के अंदर। ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन क्लेम करा उन्होंने इस पे कर लिया। तो याद रहे, डेप्रिसिएशन हमेशा टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर होता है, इसके ऊपर हुआ टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर 50,000 के ऊपर। ठीक है, जो भी रेट होगा। ठीक है ना। पांचवा, क्लेम एडिशनल डेप्रिसिएशन एंड इंसेंटिव। फाइंड आउट कैपिटल गेन। अपना कैपिटल गेन फाइंड आउट कर ले। एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल गिरोह में जो आपने लगा रखा है फंड, उसमें आपने अप्रैल से लेकर मार्च तक के पीरियड में कितना अर्न कर लिया, एक बार वर्किंग तो कर ले। वीडियो देखने के बाद तो कर ही लोगे कितना प्रॉफिट आ रहा है। बाद में जब आईटीआई फाइल करते हो तो कहते हो भाई ये गवर्नमेंट पागल हो गई है, इतना टैक्स ले रही है। भाई मार्च से पहले पहले वर्किंग करते हुए चलो ना, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो, किसने मना करा है। ठीक है ना, बॉन्ड वगैरह खरीदो, मार्च से पहले पहले सेव करो टैक्स को अपने। ठीक है ना। अकाउंट्स फॉर अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल लॉस। भाई कैपिटल गेन में तो लॉस होता है, उसकी वर्किंग नहीं करोगे क्या? 23-24 के अंदर हमारा लॉस हुआ था, तो उसकी वर्किंग अभी से कर लो ना, कितना टैक्स बन रहा है भाई। इतना कैपिटल गेन का जो लॉस है वो असेसमेंट ईयर में उसका सेटअप होता है ना, सेटअप करके अभी से वर्किंग कर लो और देख लो कितना टैक्स पे करना है। अभी से ही कर दो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट कर दो अभी से ही, सेक्शन 300 के अंदर। ठीक है ना, स्मार्ट बनो। अभी आपका 2 महीने बाकी रहते हैं साल खत्म होने में। 8वां नंबर, क्लीन अप योर लोन अकाउंट्स। जो आपके लोन के अकाउंट्स है ना, जो बैलेंस शीट में दिख रहे होते हैं, कागज बैलेंस शीट हटो दी, दोबारा बना देते हैं आपके लिए। ये लोन ले रखा है, ये आपकी अमाउंटें आ रही हैं मार्च 31 में, देख लो भाई क्या क्या आ रही है, क्या क्या नहीं आ रही है, देख लो अभी, उसको मैनेज कर लो। 9, मैनेज प्रोफेशनल इनकम एंड एक्सपेंसेस। भाई प्रोफेशनल की कितनी इनकम हुई, कितनी एक्सपेंस हुआ है, मार्च में वर्किंग कर लेगा ना। 10वां, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है ना, लास्ट डेट टू फाइल। ठीक है ना, पेंडिंग इनकम टैक्स रिटर्न दी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है भाई, 23-24 की ITR फाइल करनी थी, कर दो ना मार्च तक, मार्च 2025 तक। ये हो गई 11वां पॉइंट, कैलकुलेट जीएसटी टर्नओवर
जीएसटी में पूरे साल काम करा हुए हैं, अभी वर्किंग कर लो, कितने टर्नओवर बनेगी आपके। और जो भी रह गया है उसका फिर कर लो भाई, अपना काम खत्म। रिकंसाइल जीएसटी टर्नओवर, ठीक है, रिकंसाइल कर दो जीएसटी टर्नओवर का, लेजर का, बुक्स का, बैलेंस शीट का, ऐसे सभी तरह की चीज़ों का अपना रिकंसाइल कर लें, जिससे आपको अपनी आने वाली आईटीआर में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। और अभी से अपनी बुक्स को मेंटेन करते हुए चलें, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना आए। उम्मीद है आपको पूरी मार्च की ब्रेकिंग की कंप्लायंसेस समझ में आई होगी। कंपनी उसके लिए एओपी, बीओआई, इंडिविजुअल, सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, ठीक है ना। एक बार नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।